Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. Chapter 4th of Civics, Making of Law. We had completed the introductory video and this is the second video of the chapter. Before starting a chapter, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि आपकी स्टडीज़ का लंबा गैप हुआ है। दिवाली की छुट्टियां हुई हैं और उससे पहले स्कूल में एग्ज़ाम की वजह से आप लोगों की स्टडी उतने फ़्लो में नहीं चली जितने सही तरीके से चल रही थी। और वैसे भी ऑनलाइन पैटर्न पे हमारा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे। तो ये अच्छा है कि आप लोग अपना फ़्लो बनाए हुए हैं, क्योंकि रूटीन बना रहता है तो प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जब भी रूटीन ब्रेक होता है पढ़ाई का तो हमें प्रॉब्लम होती हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। सब लोगों ने खुशी के साथ एंजॉय करके दिवाली मनाई होगी, अच्छे से फेस्टिवल मनाया होगा, सब अच्छे रहे होंगे। तो सारी चीज़ें होने के बाद हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चैप्टर मेकिंग ऑफ लॉ है। तो लॉ का मतलब तो हमें पता है कि लॉ होता क्या है, मतलब एक ऐसी गाइडलाइंस जो सबके लिए इक्वल होती हैं या किसी काम को करने का पैटर्न है। जैसे स्कूल के क्या है कि टीचर्स को इतने बजे आना है, स्टूडेंट इतने बजे आएंगे, टीचर्स का यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म, फ्राइडे की यूनिफॉर्म, सैटरडे की यूनिफॉर्म, मॉनिटर का वर्क अलग है, क्लास टीचर का वर्क अलग है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर हैं। ऐसे ही कंट्री का सिस्टम है। गवर्नमेंट 3 टाइप की होती हैं, यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो 3 गवर्नमेंट होंगे तो तीनों के फंक्शन अलग अलग होंगे, है ना। और जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो क्या हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लगभग हमें लॉ तो पता है कि लॉ होता क्या है। लॉ गाइड्सलाइन है बेसिक, जो सबके लिए क्या होनी है, इक्वल होनी है, ठीक है। अब 2 चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताई थी, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ क्या होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बताऊं। रूल बाय लॉ का मतलब होता है जैसे आप रूल बनाते जा रहे हैं और वैसा आपका क्या होगा, सिस्टम काम करेगा। मतलब जैसा रूल आप बनाते जा रहे हैं वैसे आप गवर्न करेंगे किसी भी जगह को। तो रूल हम चेंज कर सकते हैं और अपने तरीके से गवर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी को सरप्रेस करना है, जैसे मान लीजिए हम पावर में आ गए और हमें किसी आदमी से प्रॉब्लम है, तो हम एक ऐसा रूल बना देंगे कि उसको सरप्रेस करना आसान हो जाए, ठीक है। हम एक ऐसा रूल बना दें पावर में आके कि लोग पुलिस कंप्लेन ही ना कर पाएँ, या फिर ऐसा रूल बना दें कि जुडिशरी बहुत वीक कर दें। तो ये हो गया रूल बाय लॉ, मतलब लॉ बना दो और क्या करो, रूल करो। बात समझ में आ गई। तो अपने यहाँ रूल बाय लॉ नहीं होता है, इंडिया में होता है रूल ऑफ लॉ। मतलब जो लॉ है, लॉ को ही ध्यान में रख के रूल करना है। जैसे जब हम फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इंडिया का, तो यूनियन गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लोकल गवर्नमेंट अलग है, सबके अलग अलग काम है, कोई एक दूसरे काम में इंटरप्ट नहीं कर सकता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ऐसा रूल नहीं आ सकता कि जुडिशरी को आप पावर कंट्रोल कर सकें। फंडामेंटल राइट अगर लोगों के हैं तो गवर्नमेंट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी ऐसा नया लॉ नहीं बना सकती जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट को हार्म किया जा सके। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो पहले से रूल्स बने हुए हैं, जो पहले से राइट्स या पहले से जो जो पहले से आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखकर ही नया रूल बनाना, ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब लॉ बनता कैसे है, तो सीधी सी बात है, जब डेमोक्रेसी होगी तो लोगों की बात होगी, लोगों की बात होगी तो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते डेमोक्रेसी में, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते कहाँ हैं, जब यूनियन गवर्नमेंट है तो सीधी सी बात है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में बैठेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट है तो असेंबली में बैठेंगे। कहाँ असेंबली, स्टेट असेंबली में। इतना क्लियर हो गया। तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, उस बात का मतलब होगा वो लोगों की बात है। अब एक हाउस पूरा है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है। तो जो वो डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं,
इतना तो सबको पता है। जब वो डायरेक्ट इलेक्ट होके गए हैं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेजॉरिटी में होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उनका लीडर क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। द लीडर ऑफ द हाउस इज बिकम प्राइम मिनिस्टर। इतना क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट कौन चला रहे हैं? गवर्नमेंट चला रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। जो किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जब भी उन्हें लगेगा कि किसी चीज़ में चेंज होना चाहिए या कोई नई चीज़ आनी चाहिए तो उसको क्या कहा जाएगा? वो एक नया रूल लाएंगे। जैसे रिजर्वेशन आप लोग पढ़ते हैं, रिजर्वेशन सबने सुना है, ठीक है ना। तो जो एससी कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन जब इंडिपेंडेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब मिला, ठीक है ना। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरीज हैं, ओबीसी कैटेगरीज को तब रिजर्वेशन नहीं मिला था, उन्हें मिला 19 में। कब मिला? 19 में। तो ये क्या हुआ? एक ये नया रूल बना, ठीक है ना। अब ये अब नया रूल बनेगा तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे। हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास चला जाए। तो जब ये रूल बना तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए, हाउस में, पार्लियामेंट में प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन जुडिशरी तक भी बात पहुंची और जुडिशरी ने फाइनली माना कि हाँ, जो ओबीसी कैटेगराइज लोग हैं इनको रिजर्वेशन की रियलिटी में ज़रूरत है, क्योंकि ये एजुकेटेड पर्पस से अभी पीछे हैं। तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया और जुडिशरी ने रिजर्वेशन के फेवर में जजमेंट दिया। तो बात समझ में आई आपको कि कैसे रूल्स बनते हैं, नए चेंज कैसे होते हैं। मान लीजिए इंडिया की जो सोसाइटी है इसमें जो हमने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस वाइज डिस्क्रिमिनेशन है। अब एक आप यूथोपिया को सोचिए, समझिए कि एक ऐसा सोसाइटी हमारा हो, ऐसा यूथोपिया हमारा बन जाए कि लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे लोग पढ़ाई पे फोकस कर रहे हों, सभी लोग वेल सिविलाइज्ड हों, ठीक है ना, और मैक्सिमम लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो क्या हमें रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे सोसाइटी की कि जहां हमें रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वहां पे गवर्नमेंट रिजर्वेशन को हटा सकती है। तो एक नया लॉ बना के पुराने लॉ को हटाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? जैसे हम लोगों ने हमेशा देखा है इंडियन सोसाइटी में फादर की प्रॉपर्टी पे बेटे जो होते हैं, बच्चे जो उनके दोनों होते हैं, उनका हक होता है, ठीक है ना। लेकिन जब एक नया लॉ आया तो उसने क्या किया कि बेटी को भी उतना ही हक दिया फादर की प्रॉपर्टी पे जितना बेटे का होता है। तो अगर बच्ची जो है वो अगर फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है तो वो मांग सकती है, केस कर सकती है और उसके भाइयों को वो उसे हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? धीमे धीमे चेंज हुए, नए लॉज बने, ठीक है ना। जैसे एजुकेशन है, आप लोग सरकारी स्कूलों में देखते हो सर्व शिक्षा अभियान। जब हम सर्व शिक्षा अभियान लिखते हैं तो उसमें लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें, पेंसिल बनी होती है, एक लड़का और एक लड़की आगे पीछे बैठे रहते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, बात समझना बहुत अच्छे से। एक आर्टिकल के सेक्शन के अंदर राइट टू एजुकेशन दिया गया है, समझे ना। मतलब एक आर्टिकल अलग है, उसके अंदर राइट टू एजुकेशन दिया गया है, जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट, और उसको लगभग फंडामेंटल राइट माना गया। तो ये क्या हुआ? ये 2003-2002 में लॉ बना था। बात समझ में आई आपको? तो ऐसे ऐसे लॉ बनते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ रिटायरमेंट की 65 है, उसको 60 कर दिया जाएगा तो नया लॉ बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज होते हैं, ठीक। मान लीजिए वॉर क्राइसिस हो जाए तो अगर कहा जाए कि सब लोगों को शामिल होना है आर्मी में तो उसके लिए भी लॉ बनेगा। तो टाइम टू टाइम सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी चेंज होती है तो फिर क्या होगा? सोसाइटी चेंज होगी तो पुराने लॉ जो ख़राब हैं उनको चेंज कर सकते हैं हम और नए लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एंशिएंट टाइम में पढ़ें, अगर पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो लेडीज़ के साथ क्राइम नहीं होते थे। तो जब लेडीज़ के साथ क्राइम नहीं होंगे तो उनके लिए आपको क्या नहीं, किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होगी कि लोगों को पनिश किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, फिर हमें लॉ बनाने पड़े। तो बात समझ में आई। जैसे सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, नए लॉ बनाने पड़ते हैं। जैसे हम थोड़ा सा सोचो, 30-40 साल पुरानी की सोसाइटी, वहाँ पे लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर की बेटियाँ या बहुएँ नौकरी करें, ठीक है। लेकिन फिर लोग एजुकेटेड हुए तो उन्होंने एजुकेशन को समझा, और उन्होंने आज के टाइम में समझा कि लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं। आज से 30-40 साल पहले लड़कियों को कोई बाहर पढ़ने नहीं भेजा करता था, और आज लड़कियां दिल्ली पढ़ रही हैं, अमेरिका भी जा रही हैं, बाहर पढ़ रही हैं, समझे ना। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ सोसाइटी चेंज हुई, और जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे हमें नए रूल्स की, नए लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमें लॉ की ज़रूरत होगी तो जो भी गवर्निंग होगा, जो लोग भी गवर्न कर रहे होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो नए लॉ लाएगी। अब लॉ कैसे होते हैं, तो लॉ होते हैं 2 टाइप के, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है हमारे, तो हमारे तो 2 हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है ना। 2 हाउस है ना रिप्रेजेंटेटिव, एक पीपल्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इन दोनों हाउस में ही बिल आएंगे। अब कौन से हाउस में कौन सा बिल आएगा, ठीक, कौन से हाउस में कैसे बिल काम करेगा, कैसे बिल का प्रोसीजर होगा, कैसे एक्सेप्टेंस होगा, कैसे वो एक्ट बनेगा, ये सब हम समझेंगे। तो देखिए, बिल होते हैं सबसे पहले 2 प्रकार के, एक तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी बिल्स गवर्नमेंट लाती है, ठीक है ना। और ऑर्डिनरी बिल जो हैं, ऑर्डिनरी बिल जो हैं वो गवर्नमेंट भी ला सकती है, या फिर जो अपोजिशन के मेंबर हैं वो भी उसका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल्स को समझेंगे। देखिए, मनी बिल क्या है, जैसे कोई चीज़ बननी है, कोई नई स्कीम आई है, स्कूल्स बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, रोड ट्रैक बनाने हैं, तो इनके लिए पैसा लगेगा। जो भी पैसे से रिलेटेड बिल्स होंगे वो होते हैं मनी बिल, ठीक है ना। और उसके अलावा जैसे CAA था, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर्टी राइट जो हमने आपको बताया, एजुकेशन राइट हमने आपको बताया। अब हम आपसे कहें कि हमें सबको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो इसका मतलब हमें स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए तो हमें टीचर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस टाइप का बिल अपने आप ऑटोमेटिकली मनी बिल बन जाएगा, क्योंकि उसमें पैसे की नीड है। अगर हमें रोड बनाने हैं, ठीक है ना, हाईवेज बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, तो उसके लिए मनी चाहिए। अगर हमें कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है, कोई रिसर्च सेंटर बनाना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो पैसे, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, या फिर जहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत होगी लोगों के वेलफेयर के लिए, वो होगा मनी बिल। और बाकी के जो रूल्स हैं उनमें अगर हमें कोई चेंज करना है तो वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। जैसे CAA कि अगल बगल के देश में जो लोग परेशान हैं, जो हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है ना, सिख हैं, वो परेशान है तो वो इंडिया में आ सकते हैं, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। तो ऐसा एक एक्ट बना था। तो ये क्या हुआ, ये ऑर्डिनरी बिल हो गया। बात समझ में आ गई। तो ऑर्डिनरी बिल जो हैं वो किस हाउस में, किसी भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे वो अपर हाउस हो, किसी भी हाउस में उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है। मतलब उनके बारे में पहले जो भी उसको लाएगा तो वो इंट्रोडक्शन देगा कि किस बारे में बिल है। जो चेयर पे स्पीकर बैठा है उससे परमिशन लेगा, और राज्यसभा में जो चेयर पे बैठा है वो है वाइस प्रेसिडेंट। इन चीज़ों को याद रखना है थोड़ा आपको। तो उनसे परमिशन लेगा। जब वो परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी तो उस बिल की एक एक कॉपी सबको बांटी जाएगी, एक एक कॉपी सबको बांटी जाएगी, फिर लोग पढ़ेंगे, ठीक, फिर उसमें डिबेट डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो पहले तो आपने समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी बिल्स क्या हैं। फिर ऑर्डिनरी बिल्स दोनों हाउस में इंट्रोडक्शन उनका हो सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, या ऑर्डिनरी मेंबर जो हैं वो भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले परमिशन लेनी होगी, और परमिशन के बाद सबको एक एक कॉपी दी जाएगी जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद उनमें डिबेटिंग होगी। अब थोड़ा हम मनी बिल को समझेंगे। तो मनी बिल क्या होगा, मनी बिल्स ऑर्डिनरी हाउस, जो दोनों हाउस हैं हमारे, दोनों हाउस में, ऐसा नहीं कि किसी भी हाउस में आ जाएगा, नहीं, केवल लोकसभा में आएगा। किस हाउस में, लोअर हाउस में आएगा। और इंट्रोडक्शन उसका देने का, उसे इंट्रोड्यूस करने का हक सिर्फ गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं
उन्हीं के पास है, अपोजिशन के मेंबर्स के पास नहीं है, क्योंकि वो पावर में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। ठीक है, आगे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ विल लिखा है आपका, इसको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब वो चेयरपर्सन मतलब डिसाइड कर लेता कि हाँ इस पे बात होनी चाहिए, तो वो एक फ़िक्स डेट होता है, फ़िक्स डेट देगा तो उस दिन में सारे मेंबर्स आएंगे तो वहाँ पे मीटिंग होगी, सबको उस बिल की कॉपी बांटी जाएगी। ठीक है, और ऑफिशियल गैजेट जो होता है वो प्रिंट होगा और सबको कॉपियाँ बांटी जाएंगी। फिर उस पर डिबेट डिस्कशन होगा। तो 3 केसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग। ठीक है ना, इसके बाद वो पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फर्स्ट रीडिंग पढ़ी कि स्पीकर से क्या हुआ, उसने मान लीजिए हम लोकसभा में ला रहे हैं ऑर्डिनरी बिल, तो लोकसभा में ला रहे हैं तो हम स्पीकर से परमिशन लेंगे। स्पीकर से परमिशन लेने के बाद क्या होगा, एक फिक्स डेट होगी, उस डेट में सभी लोगों को क्या उस बिल की कॉपीज़ दे दी जाएंगी, इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा कि किस बारे में बिल है और किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है ना। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो जितने भी मेंबर्स हैं उसको रीड करेंगे। अब कुछ ऐसे ही मेंबर्स पहुंच जाते हैं चुनाव जीत जात के, कुछ एजुकेटेड होते हैं, तो वो उनमें कमियां ढूंढेंगे। ठीक है ना, उनका काम होगा उनमें कमियां ढूंढना, कमियां जो सुधारनी है उन्हीं को अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो एक कमेटी बनती है सिलेक्टिव कमेटी, उसी टाइम पे सेकेंड रीडिंग में सिलेक्टिव कमेटी जब बनेगी तो उसका क्या होगा, वो जो बिल आया है जिसका जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करना। ठीक है ना, और उसमें चेंजेस देखना, अमेंडमेंट देखना, सजेशन देखना। जैसे समझिए ना, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मान लीजिए अच्छा बिल है तो लेकिन जो भी अपोजिशन होगा या गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो चाहेंगे कि इसमें ये चीज़ और डाल दें तो अच्छा होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जितने ज़्यादा लोग डिस्कशन करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वो चीज़ें एक कमेटी जो होगी वो नोट करेगी और उन चीज़ों को उनमें अमेंड करेगी। ठीक है ना, फिर रिपोर्ट स्टेज आती है। तो रिपोर्ट स्टेज में क्या हो, जो भी सजेशन या जो भी अमेंडमेंट उन्हें कमेटी को मिले हुए थे वो कमेटी उनको चेंज करेगी और दोबारा से उन मेंबर्स को कॉपीज़ बांट देगी। ठीक है ना, फिर क्या होगा, थर्ड रीडिंग में क्या होगा, अब कॉपी जब बढ़ चुकी हैं तो दोबारा से उसको चेक किया जाएगा कि सच में वो आइडियाज़ अमेंड हुए हैं कि नहीं हुए, तो सारे मेंबर्स को कॉपी दी जाएगी। और जब सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे उस बिल से तो क्या होगा, उसको अपर हाउस में भेज दिया जाएगा। कौन से हाउस में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और सेम प्रोसेस राज्यसभा में चलेगी। बात समझ में आ गई। और अगर राज्यसभा में इंट्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन बिल का होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, स्पीकर से परमिशन ली जाएगी, स्पीकर परमिशन देगा तो एक फिक्स डेट पे क्या होगा, उस जो बिल आया है उसका इंट्रोडक्शन होगा तो लोग समझेंगे, कॉपियाँ बांटी जाएंगी तो डिबेट डिस्कशन होगा तो अमेंडमेंट होंगे, चेंज होंगे, आइडिया दिए जाएंगे, सजेशन दिए जाएंगे। एक कमेटी बना जाएगी जो आइडिया और सजेशंस को लेगी और उन्हें चेंज करेगी। घंटी याद आ रही है स्कूल की। ठीक है, तो कमेटी ने चेंज किए, कमेटी के चेंज करने के बाद कमेटी दोबारा से उन्हें प्रिंट करा के दोबारा से देगी और जो मेंबर्स हैं वो चेक करेंगे कि इसमें चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लैंग्वेज बिल की क्या है, ठीक है ना, कैसा है, किस चीज़ के लिए है, सही से अमेंडमेंट हुए हैं कि नहीं हुए, और उसके बाद वो क्या होगा, वो अपर हाउस में भेज दिया जाएगा। और अगर अपर हाउस में होगा तो उसके बाद वो लोअर हाउस में भेज दिया जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, बिल का इंट्रोडक्शन होगा, उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, ठीक, डिबेट डिस्कशन होगा और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। अब एक थोड़ा सा एक अच्छी सी बात याद दिलाते हैं आपको या बताते हैं। जैसे हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा है और हम कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर के अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन उस कमेटी में और भी मेंबर्स थे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जो उसकी जो मेंबर्स थे वो बहुत थे, 2, 4, 8 नहीं थे,
299 मेंबर्स थे, ठीक है ना, कितने 299 मेंबर्स थे उस कमेटी में। अब इतने सारे लोग एक साथ क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्क कर रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, किसी को सरप्राइज ना किया जाए, कोई परेशानी ना हो। तो जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी जो हेड थी जिसके भीमराव अम्बेडकर, वो ड्राफ्ट करती थी, मतलब लिखती थी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा नहीं था लिखा और पास कर दिया और भेज दो, बोले बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसे नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अलग ब्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स बने। जब मेंबर्स बने तो उनको अलग अलग काम दिया गया। पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे अम्बेडकर, नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी नहीं थे, इसको याद रखना है बस आपको, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी रोल महात्मा गांधी का नहीं है। उन्हें पता था, क्योंकि सबको उन्होंने ही आइडिया दिया था, तो उन्हें भरोसा था कि जो भी इंडिया के लीडर्स हैं, जो आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो बहुत खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता था, ठीक, जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी काम कर लेती थी, तो उसके बाद क्या होता था, जो मेंबर्स हैं, अदर्स मेंबर जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो डिबेट और डिस्कशन किया करते थे। ऐसा नहीं था कि एक बार लिख लिया और ख़त्म हो गया, नहीं, कोई चीज़ लिखी गई है तो बाकी सारे मेंबर्स 299 मेंबर्स एक हाउस में बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसा करिए, इसको ऐसे नहीं ऐसा करिए, ऐसे नहीं ऐसा करिए, इसको ऐसे करेंगे तो और सही रहेगा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो इतने सारे डिस्कशन हुए, इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लगा है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो समझ में आया उस चीज़ को। जैसे आप समझिए ना, आप लोग क्लास में हो और हम कहें स्कूल बहुत अच्छा बनाना है बच्चों, कैसे बनाएंगे, तो सारे बच्चों के पास आइडिया होगा कि सर ऐसे नहीं। अब कोई बच्चा बताएगा कि सर ऐसा कर दीजिए, तो वो कहेगा सर इसमें ये चीज़ और ऐड कर दीजिए, इस चीज़ को सर ऐसे कर दीजिए, सर यूनिफॉर्म ऐसी कर दीजिए, विंडोज़ ऐसी कर दीजिए, वॉल पेंट ऐसा कर दीजिए, लोगों को अच्छे से समझाइए, वीक जो बच्चे उनकी क्लास अलग लगाइए क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ जाएँ। तो ये इतने सारे आइडियाज़ आएंगे। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता था उस पर डिबेट और डिस्कशन होता था, तो बहुत सारे आइडियाज़ निकलते थे और उन आइडियाज़ में इतना सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया है। तो समझ में आया। तो इसी तरह से इतना ही डिबेट डिस्कशन किसी भी बिल को बनने में लगते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन डेमोक्रेसी में किसी भी बिल को बनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, हर एक पहलू पर सोचना पड़ता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब बिल बन जाएगा, बिल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो अभी बिल एक्ट नहीं बना भैया, अभी बिल ही है, ठीक है। अब बिल को हम बनाएंगे एक्ट। तो क्या होगा, अब सबसे पहले आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास जाना है, तो प्रेसिडेंट के पास तो जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास कैसे जाएगा, देखो क्या होगा, जब भी बिल दोनों हाउस में पास हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनकी अनुमति चाहिए, असेंट चाहिए प्रेसिडेंट का। तो ग्रांट हिज असेंट टू द बिल एंड बिल बिकम अ एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्या देना है, उसमें असेंट देना है, उन्हें ठीक है लगा, बोले सही है बिल, तो भैया उन्होंने एक बार में साइन कर दिया और काम हो गया, ठीक है ना। अब क्या बन गया, बिल तुरंत एक्ट बन गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को सही लगा और उन्होंने साइन कर दिया। डिक्लेयर दैट विद होल्ड दैट हिज असेंट फ्रॉम द बिल इन केस द बिल बिकम टू एन एंड। और अगर वो इस बिल को मान लेते हैं कि वो सही नहीं है, तो वो बिल क्या होगा, रुक जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होगा, फिर से वो पार्लियामेंट में आएगा बिल वापस। देखिए इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है ना, पॉइंट्स को थोड़ा कम देखिए, क्योंकि क्या है, बिहेवियर नॉलेज जब आप रखोगे चीज़ों की तो ज़्यादा यूजुअल रहेगा। इतना आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी लिखने को नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, क्या चीज़ होती है, इनको समझना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओरली लोग पूछ लेते हैं। जब भी बिल दोनों हाउस में पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो अगर प्रेसिडेंट को लग गया कि वो बिल अच्छा है या सही है या लोगों के वेलफेयर में है, तो वो क्या करेंगे, उसको परमिशन दे देंगे। मतलब अपने साइन कर देंगे तो क्या होगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। अगर उन्हें लगा कि इसमें और चेंज हो सकते हैं, तो वो उसको उसी हाउस में लौटा देंगे जिस हाउस में उसका इंट्रोडक्शन हुआ है,
और जब इंट्रोडक्शन जिस हाउस में हुआ है उसमें लौटा देंगे, वहाँ पे दोबारा से उन तीनों स्टेजेस में डिबेट और डिस्कशन होगा। फिर से वो क्या होगा, डिबेट डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट हो गए, और फिर से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट को साइन उसमें करने ही पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो ऐसा है ना, जो बिल गया है वो गया है लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो डेमोक्रेसी का फॉर्मूला ये है कि लोगों की आवाज़ क्यों दबाएंगे प्रेसिडेंट? लोग चाहते हैं ना, तभी तो बिल बन रहा है, क्योंकि लोगों ने उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को तो बनाया है, जिताया है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना होता है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को साइन नहीं करना है, समझे, अगर वो दोबारा वापस भेजेगा तो फिर से वो आ जाएगा और उसे तीसरी बार में तो साइन करना ही करना पड़ेगा, समझे ना। तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको होल्ड करके रख सकता है। क्या कर सकता है? होल्ड करके रख सकता है। जैसे हम प्रेसिडेंट हैं, तुम लोग बिल लेके आए, हमने बिल जेब में डाल लिया। अब जेब में डाल लिया हमने, 6 महीने डाल लिया, साल भर डाल लिया, और डाल लिया और डाल लिया, ठीक है, तो उसको हम अपनी टेबल पे होल्ड कर सकते हैं, तो वो लटका रहेगा। बात समझ में आई? तो प्रेसिडेंट को जब उस बिल को पास नहीं करना होगा तो वो उसे होल्ड करेगा। ऐसा हुआ भी था। हुआ कब था? जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, राजीव गांधी एकदम से प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पे एक सिख कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह नहीं थे, कोई और थे शायद, ठीक है। तो उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोई बिल भेजा प्रेसिडेंट को, तो वो सिख थे और सिखों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था, ठीक है ना, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। तो उन्होंने उस बिल को होल्ड कर लिया था अपने पास, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो होल्ड करके रख सकता है, लेकिन अगर वो एक्शन लेगा तो उसे दूसरी बार में उस पर साइन करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रोसीजर होगा, तो क्या होगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करेंगे। एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं वो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करेंगे, ठीक है ना। मनी बिल के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि मनी बिल में क्या होगा, तो लोकसभा में रिप्रेजेंट होगा, इंट्रोडक्शन वहीं होगा और गवर्नमेंट ही उसका इंट्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। लोकसभा ही में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट ही उसका इंट्रोडक्शन करती है, ठीक है। और क्या होता है, राज्यसभा जो होती है, जो मनी बिल लोकसभा से पास होके आ गया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, और ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके बाद जो भी चैप्टर थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल आपने ये चैप्टर लगभग समझ लिया है, थोड़ा सा और है, थोड़ा एक वीडियो में हम RTI को भी समझाएंगे, RTI को वीक कैसे किया गया है वो भी समझाएंगे। आप RTI का फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो कल फिर इस वीडियो को आगे देखेंगे।